प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे प्रमुख रोमन राजनीतिक विचारक सिसरो के राजनीतिक विचार, लेक्चर नंबर 93। जैसा कि हमने यहाँ नोट किया है, सिसरो के प्रमुख राजनीतिक विचार, लेक्चर नंबर 93। बेटा, हमने आपको कहा था कि यदि पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन को बेहतर तरीके से समझना हो तो इसमें प्रत्येक कड़ी को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। हमने आपको सबसे पहले यूनानी दर्शन समझाया, यूनानी राजनीतिक विचारक समझाए। उसके बाद में अरस्तु के बाद का राजनीतिक चिंतन, स्टोइकवाद, एपिक्यूरियनवाद समझाया। और स्टोइकवाद और एपिक्यूरियनवाद के बाद हमने रोमन राजनीतिक विचारधारा की पृष्ठभूमि समझाई। और अब हम जो तीन प्रमुख रोमन राजनीतिक विचारक हैं, सिसरो, पॉलीबियस और सेनेका, इनको समझा रहे हैं, जिनमें से हम अभी पहला जो राजनीतिक विचारक, रोमन राजनीतिक विचारक सिसरो, इस सिसरो के राजनीतिक विचारों को समझा रहे हैं। बेटा ध्यान दें, सिसरो के प्रमुख राजनीतिक जो विचार हैं इनको समझें उससे पहले मैंने आपके लिए यहाँ एक डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम को समझिएगा। इस डायग्राम को समझ जाएंगे तो उसके बाद में आपको जो है सिसरो के राजनीतिक विचारों को समझने में कतई दिक्कत नहीं आएगी। ये डायग्राम समझाऊं इससे पहले एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। मान लीजिएगा यहाँ आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, मुझ जैसा तो प्रश्न पूछता ही है, मैं तो अक्सर अहम एक विद्यार्थी से पूछ लेता हूँ और उसमें उत्तर बड़ा मुश्किल होता है कि मेरी क्लास में जितने भी विद्यार्थी हैं 60 सीटें हैं तो 60 के 60 विद्यार्थियों से एक भी विद्यार्थी उत्तर नहीं दे पाता है। मैं पूछ बैठता हूँ कि बेटा मुझे ये बताओ, आप राजनीतिक चिंतन का अध्ययन कर रहे हैं तो ये राजनीतिक चिंतन है ही क्या? राजनीतिक चिंतन किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन्स बाय पॉलिटिकल थॉट? व्हाट डू यू मीन्स बाय पॉलिटिकल थॉट? राजनीतिक विचार, राजनीतिक चिंतन से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर नहीं दिया जाता है। तो मैं आपको कहना चाहूँगा बेटा, राज्य संबंधी क्या राज्य संबंधी मौलिक विषयों पर जो चिंतन मनन किया जाता है उसे ही राजनीतिक चिंतन कहते हैं। राज्य संबंधी मौलिक विषय क्या होता है? राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है, राज्य के क्या कार्य हैं, राज्य के क्या उद्देश्य लक्ष्य हों, राज्य का निर्माण कितने तत्वों से हुआ है, राज्य का निर्माण आधुनिक समय 4 तत्वों से माना जाता है: जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। अब इसमें से सरकार के 3 अंग माने जाते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो राज्य संबंधी मौलिक विषयों पर जो चिंतन मनन, विचार विमर्श, तर्क वितर्क होता है उसे ही राजनीतिक चिंतन कहा जाता है। अब भले ही आप प्लेटो, अरस्तु, सुकरात, इसके बाद में मैं कहूँगा एक्विनास, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, किसी का भी आप अध्ययन कीजिएगा, सबका केंद्र बिंदु राज्य ही होता है। मतलब राज्य के संबंध में या राज्य संबंधी विषयों पर जो चिंतन मनन, विचार विमर्श, तर्क वितर्क होता है उसे राजनीतिक चिंतन कहा जाता है। ये परिभाषा आपको याद रखनी है। अब हम शुरू करते हैं। यहाँ वैसे मैंने राजनीतिक चिंतन किसे कहते हैं इसके ऊपर अलग से लेक्चर अपलोड कर दिया है, आप इसी सीरीज में प्लेलिस्ट में प्रारंभ में ही देख सकते हैं। मैंने यहाँ 3 स्टेप लिए हैं, 3 कड़ी ली है। पहली कड़ी है यूनान, मतलब यूनानी राजनीतिक चिंतन। तो बेटा यूनानी राजनीतिक चिंतन से हम शुरू करते हैं। तो इसके अंतर्गत मैंने आपको सुकरात, प्लेटो, अरस्तु समझा दिया है। अब जो प्लेटो और अरस्तु हैं इन्होंने वास्तविक रूप में राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत अपना मौलिक योगदान दिया है, ये आपको ध्यान में रखना है। वैसे भी मैंने आपको समझा रखा है कि इस दुनिया में वाद केवल 2 ही हैं, प्लेटोवाद और अरस्तुवाद। जो कल्पना की बात करता है, आदर्श की बात करता है, वो प्लेटो का अनुयायी है। जो यथार्थ की बात करता है, वास्तविकता की बात करता है, तथ्यों की बात करता है, वो अरस्तु का अनुयायी है। दूसरे रूप में जो मूल्यों की बात करता है वो प्लेटो का अनुयायी है। जो तथ्यों की बात करता है वो अरस्तु का अनुयायी है। तो वाद केवल दुनिया में 2 ही हैं, प्लेटोवाद या अरस्तुवाद। प्लेटो और अरस्तु के बाद में जितना भी कुछ लिखा गया है वो सब प्लेटो और अरस्तु के द्वारा जो विचार दिए गए हैं उनके ऊपर केवल पाद टिप्पणियाँ लिखी गई हैं, बस नकल मात्र है। समझ गए होंगे आप। यूनानी राजनीतिक चिंतकों के द्वारा राजनीतिक चिंतन में मौलिक योगदान दिया गया। इसके बाद में अरस्तु के बाद का जो राजनीतिक चिंतन आता है वो होता है स्टोइकवाद और एपिक्यूरियनवाद।
स्टोइकवाद, एपिक्यूरियनवाद, मैंने ये दोनों विचारधाराएं अलग अलग करके समझा दी हैं। आप प्लेलिस्ट में देखिएगा, यहाँ समझाने की आवश्यकता नहीं है। फिर तीसरी कड़ी आती है रोमन राजनीतिक चिंतन। रोमन राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत यदि हम गहराई में उतरे तो हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक चिंतन में रोम का कोई मौलिक योगदान नहीं है। मतलब रोमन राजनीतिक विचारकों ने राजनीतिक चिंतन में कोई मौलिक योगदान नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि इन्होंने किसी न किसी रूप में स्टोइकवाद और एपिक्यूरियनवाद के द्वारा जो बातें कही गई हैं उनको स्वीकार किया है। और दूसरी तरफ जो रोमन राजनीतिक विचारक थे वो यूनानी दर्शन से भी परिचित थे। इन्होंने और विशेषकर सिसरो ने तो प्लेटो के दर्शन का भी अच्छे से अध्ययन किया होगा, ऐसा अनुमान लगा जाता है। क्यों? क्योंकि सिसरो की जो रचनाएं, उन रचनाओं के नाम ही प्लेटो की रचनाओं के आधार पर ही लिखे गए हैं, निश्चित किए गए हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। तो मैंने यहाँ लिखा है रोमन राजनीतिक विचारक का राजनीतिक चिंतन में कोई मौलिक योगदान नहीं है। रोमन राजनीतिक विचारकों में हम 3 विचारकों का अध्ययन करेंगे, सिसरो, पोलिबियस और सेनेका, जिसमें हम पहला विचारक ले रहे हैं सिसरो, और सिसरो के राजनीतिक विचार आज समझाएंगे। अब हम आते हैं सिसरो के बारे में। बेटो, सिसरो अपने युग का शिशु था। सिसरो के बारे में कहा जाता है कि सिसरो अपने युग का शिशु था। मतलब देखो बेटा, इस दुनिया में भले कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, साधारण व्यक्ति हो, राजनीतिक विचारक हो, सामाजिक चिंतक हो, आर्थिक चिंतक हो, धार्मिक चिंतक हो, भौतिक चिंतक हो, भले कोई भी क्यों ना हो, अपने समय की परिस्थितियों से, अपने समय के वातावरण से, माहौल से किसी न किसी रूप में प्रभावित होता है। तो सिसरो भी अपने समय की परिस्थिति से प्रभावित हुआ था, लेकिन पश्चिमी राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत मैकियावली अपने समय की परिस्थितियों से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था। इसलिए मैकियावली को ही युग शिशु कहा जाता है, मुख्यतः मैकियावली को कहा जाता है। परंतु वैसे सिसरो भी जो है अपने समय की परिस्थिति से प्रभावित हुआ था, इसलिए हम कह सकते हैं कि सिसरो अपने युग का शिशु था। इसके बाद में सिसरो के मुख्यतया 2 उद्देश्य थे। सिसरो ने जो अपनी रचनाएं लिखी थी 4, मैंने पिछले लेक्चर में चारों रचनाओं के नाम बता दिए। इन रचनाओं के जो 2 उद्देश्य थे, या सिसरो के जीवन के 2 उद्देश्य थे। पहला, नैतिकता का प्रशिक्षण, मतलब इन्होंने राजनीति में नैतिकता को अपनाने की बात कही है। सिसरो ने अपने जीवन का ही बलिदान नैतिकता की प्राप्ति के लिए किया है। जैसे कि सुकरात ने सत्य की प्राप्ति के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर किया, उसी प्रकार से सिसरो ने भी नैतिकता की प्राप्ति के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया। ये आपको ध्यान में रखना है। नैतिकता का प्रशिक्षण। दूसरा है रोमन गणतंत्रीय व्यवस्था को पुनः प्राप्त करना। रोमन गणतंत्रीय व्यवस्था को पुनः प्राप्त करना मतलब वास्तविक रूप में सिसरो का दूसरा उद्देश्य था रोमन गणतंत्रीय व्यवस्था को फिर से प्राप्त करना। लेकिन बेटा वास्तव में सिसरो के द्वारा ये दोनों उद्देश्य प्राप्त नहीं किए गए। सिसरो के द्वारा ये दोनों उद्देश्य प्राप्त नहीं किए गए। ना तो नैतिकता को प्राप्त किया गया और ना ही गणतंत्रीय व्यवस्था को पुनः प्राप्त किया गया। अब ये उद्देश्य दोनों प्राप्त नहीं किए गए तो इसके बारे में एक विद्वान है सेबाइन ने बड़ा अच्छा कहा है कि इतिहास की घड़ी को मानव पीछे लौटाना था। मतलब इन उद्देश्यों को प्राप्त करने का मतलब ये है कि घड़ी को वापस लौटाना। तो वास्तविक रूप में सेबाइन कहते हैं कि इतिहास की घड़ी को मानव पीछे लौटाना था, मतलब इतिहास की घड़ी को जैसे पीछे लौटाना था। ये वाली बात जो है सिसरो कर रहे थे, लेकिन सिसरो इन दोनों उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल नहीं हुए। अब आते हैं हम मूल बात पर। सिसरो के प्रमुख राजनीतिक विचार नोट करो। सिसरो के प्रमुख राजनीतिक विचार नोट करो। सिसरो के प्रमुख राजनीतिक विचारों को हम नोट करो, हम निम्न बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट कर सकते हैं। बेटी नोट कीजिएगा। यस नीतू, पुनः दोहरा रहा हूँ, सिसरो के राजनीतिक विचारों को हम निम्न बिंदुओं या शीर्षकों के आधार पर स्पष्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमने यहाँ 9 बिंदु तैयार किए हैं। पहला है राज्य संबंधी विचार,
बेटा राज्य संबंधी विचार की बात आती है और यूनानी दर्शन में हम जाते हैं तो प्लेटो और अरस्तु इन दोनों ने ही राज्य को एक नैतिक संस्था बतलाया था। राज्य को वास्तविक रूप में देखा जाए तो एक प्राकृतिक संस्था बतलाया था। अब राज्य की परिभाषा की बात आती है तो सिसरो ने कहा है क्या कि राज्य जनता का विषय है। राज्य जनता का विषय है, राज्य को जनता का मामला माना है। मतलब सिसरो कहते हैं कि जो राज्य है वह वास्तविक रूप में जनता का विषय है, जनता का मामला है। बस इसमें इतना सा ही नोट कर लेंगे कि सिसरो ने राज्य को जनता का विषय माना है। दूसरा है राज्य की उत्पत्ति। बेटा राज्य की उत्पत्ति की बात आती है तो अरस्तु ने तो राज्य को एक प्राकृतिक संस्था बताया है, राज्य को एक स्वाभाविक संस्था बताया है कि जैसे व्यक्ति का शरीर बचपन, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था इन अवस्थाओं से गुजरता है, ऐसे ही व्यक्ति के शरीर की तरह ही राज्य का भी धीरे धीरे विकास होता है। जैसे पति पत्नी के संयोग से परिवार, परिवार से राज्य, ग्राम, परिवार से ग्राम, ग्राम से नगर राज्य। फिर से बोल रहा हूँ, पति पत्नी के संयोग से परिवार, परिवार से ग्राम और ग्राम से नगर राज्य अस्तित्व में आए। मतलब ये अरस्तु कहते हैं कि भी राज्य एक स्वाभाविक संस्था है, राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। तो राज्य की उत्पत्ति की बात आती है तो अरस्तु ने तो ये कहा कि भी राज्य जो है स्वाभाविक विकास का परिणाम है। लेकिन सिसरो क्या कह रहे हैं कि राज्य मनुष्यों का कानून की सहमति में एकत्रीकरण है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, राज्य मनुष्यों का, क्योंकि राज्य को जनता का विषय बताया इन्होंने, राज्य मनुष्यों का कानून की सहमति में एकत्रीकरण है। मतलब लोगों का कानून की सहमति में जो एकत्रीकरण है ना, जो संगठन है ना, वही राज्य माना गया है। या राज्य मनुष्यों का कानून की सहमति में एकत्रीकरण है, मतलब कानून की सहमति में जो एकत्रीकरण है वह ही राज्य है। सिसरो कहते हैं कि राज्य न तो समझौते से उत्पन्न हुआ है, न बल से, न शक्ति से, बल्कि राज्य जनता की सहमति से, विधि सिद्धांत से और समाज के प्रति निष्ठा के कारण पैदा हुआ है। समाज के प्रति निष्ठा के कारण पैदा हुआ है, विधि सिद्धांत के कारण पैदा हुआ है और जो है जनता की सहमति के कारण पैदा हुआ है। ये समझौते से, शक्ति से, बल से पैदा नहीं हुआ है। समझौते से, शक्ति से, बल से राज्य की उत्पत्ति नहीं हुई है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तीसरा है समाज तथा राज्य। बेटा समाज और राज्य की बात आती है तो यूनानी राजनीतिक चिंतन की जब हम चर्चा चलाते हैं तो यूनानी राजनीतिक चिंतन में प्लेटो और अरस्तु ने समाज और राज्य में कोई अंतर नहीं माना है। समाज और राज्य को प्लेटो और अरस्तु ने पर्यायवाची माना था, लेकिन सिसरो ने समाज और राज्य में अंतर बतलाया है और ये कहा है कि समाज राज्य से अधिक प्राचीन और व्यापक संगठन है। क्या? समाज राज्य से अधिक प्राचीन व्यापक संगठन है। क्यों? क्योंकि समाज का जो संगठन है वह प्राकृतिक कानून पर आधारित है और राज्य नामक संगठन है वह नागरिक कानून पर आधारित है। इसलिए सिसरो समाज को राज्य से अधिक प्राचीन और व्यापक मानता है। इसका मतलब सिसरो ने राज्य और समाज में अंतर माना है, जबकि प्लेटो और अरस्तु ने अंतर नहीं माना है। ये आपको नोट करना है। जैसा कि मैंने नोट भी किया है कि अरस्तु ने समाज और राज्य को पर्यायवाची माना है, जबकि सिसरो ने राज्य और समाज में अंतर माना है और समाज को राज्य से अधिक प्राचीन और व्यापक संगठन बतलाया है। चौथा है शासन या सरकार। शासन या सरकार। बेटा सरकार के बारे में प्लेटो और अरस्तु ने भी अपने विचार दिए हैं, तो स्टोइकवाद और एपिक्यूरवाद ने अपने विचार दिए हैं और फिर
सिसरो भी अपने विचार दे रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने आपको कहा है कि राज्य संबंधी मौलिक विषयों पर जो चिंतन मनन किया जाता है उसे राजनीतिक चिंतन कहते हैं। और राज्य संबंधी मौलिक विषयों में राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है, राज्य के क्या उद्देश्य हैं, राज्य के क्या कार्य हैं, राज्य का निर्माण कितने तत्वों से होता है, तो राज्य का निर्माण आधुनिक समय 4 तत्वों से माना जाता है। जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। सरकार, अब सरकार की बात चल रही है यहाँ। सरकार के भी 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन तीनों अंगों का क्या आपसी संबंध होगा, तीनों में कौन शक्तिशाली होगा, इन सभी के ऊपर जो चिंतन मनन विचार विमर्श तर्क वितर्क होता है उसे राजनीतिक चिंतन कहते हैं। तो इन सब का जो समुच्चय होता है उस समुच्चय को ही राजनीतिक चिंतन की संज्ञा दी जाती है। बेटा सरकार के बारे में सिसरो कहते हैं कि एक व्यक्ति का भी शासन हो सकता है, कुछ का भी शासन हो सकता है, पूरी जनता का भी शासन हो सकता है। अगर एक व्यक्ति का शासन न्याय पर आधारित है, सार्वजनिक हित में है, तो वैध शासन होगा। अगर कुछ व्यक्तियों का शासन न्याय पर आधारित है, सार्वजनिक हित में है, तो वह कुलीन तंत्र कहलाएगा, वैध शासन होगा। एक व्यक्ति का है राजतंत्र कहलाएगा, कुछ का है कुलीन तंत्र कहलाएगा। न्याय पर आधारित है, सार्वजनिक हित में है, तो वैध शासन है। और पूरी जनता का शासन है और वह न्याय और सार्वजनिक हित पर आधारित है, तो लोकतंत्र कहलाएगा। लेकिन इसके विपरीत अपोजिट रूप में भी है। अगर एक व्यक्ति का शासन न्याय पर आधारित नहीं है, सार्वजनिक हित में नहीं है, तो अवैध कहलाएगा। और यहाँ पर राजतंत्र को निरंकुश तंत्र कह दिया जाएगा। कुछ व्यक्तियों का शासन न्याय पर आधारित नहीं है, सार्वजनिक हित में नहीं है, तो वह जो है अवैध होगा। और कुछ व्यक्तियों का शासन है तो यह क्या कहलाएगा, धनिक तंत्र कहलाएगा। और पूरी जनता का शासन है, अगर वह न्याय पर आधारित नहीं है, सार्वजनिक हित में नहीं है, तो अवैध शासन कहलाएगा, जिसका नाम होगा भीड़ तंत्र। तो इस तरीके से 6 प्रकार की शासन प्रणाली बतलाई हैं। 3 शुद्ध शासन प्रणालियाँ, 3 विकृत शासन प्रणालियाँ हैं। तो इनकी चर्चा जो है प्लेटो और अरस्तु ने भी की है। इसका मतलब यूनानी दर्शन का इनको ज्ञान था। किसको? रोमन राजनीतिक विचारकों। मैंने आपको पहले बता दिया था कि रोमन राजनीतिक विचारकों को यूनानी दर्शन का ज्ञान था। यूनानी राजनीतिक विचारकों के विचारों से परिचित थे। और अरस्तु के बाद का जो चिंतन है स्टोइकवाद और एपिक्यूरियनवाद, इसका प्रभाव भी रोमन राजनीतिक विचारकों पर पड़ा है। ये प्रभाव सिसरो पर भी पड़ा है, पोलिबियस पर भी पड़ा है और सेनेका पर भी पड़ा है। 3 रोमन राजनीतिक विचारक हम आपको समझाएंगे। 5वां है विचार, नोट करो बेटा, मिश्रित शासन। बेटा मिश्रित शासन की बात आती है तो मिश्रित शासन की चर्चा अरस्तु ने भी की थी। राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु ने अपनी रचना पॉलिटिक्स में की थी ना। फिर कह रहा हूँ यूनानी दर्शन का रोमन राजनीतिक विचारकों को ज्ञान था, इसलिए इनकी चर्चा की जा रही है यहाँ पर। अरस्तु का नाम देखो यहाँ पर आ रहा है, प्लेटो का नाम भी यहाँ आएगा और आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने आपको कहा वाद केवल 2 ही हैं दुनिया में, प्लेटोवाद और अरस्तुवाद। तो प्लेटो और अरस्तु का किसी न किसी रूप में सभी राजनीतिक विचारकों पर प्रभाव पड़ा है निश्चित। मिश्रित शासन की बात आती है तो सिसरो ने राजतंत्र, कुलीन तंत्र और प्रजातंत्र के गुणों का संतुलित योग हो इसकी बात की है। मतलब राजतंत्र, कुलीन तंत्र और प्रजातंत्र के जो गुण हैं, इन गुणों को मिला करके और जो है मिश्रित शासन की स्थापना की जाए। इसका उल्लेख इन्होंने अपनी रचना डी रिपब्लिका में किया है। अब डी रिपब्लिका में किया है तो रिपब्लिक किसकी रचना का नाम था? प्लेटो की। तो इसका मतलब प्लेटो के दर्शन से भी रोमन राजनीतिक विचारक परिचित थे और सिसरो तो विशेषकर परिचित थे। इसलिए सिसरो ने प्लेटो की रचनाओं के आधार पर अपनी रचनाओं का नाम बतलाया है, अपनी रचनाओं का नाम निश्चित किया है। सिसरो ने प्लेटो और अरस्तु की तरह ही शासन प्रणाली के 2 रूप बताए हैं, स्वस्थ रूप, विकृत रूप। स्वस्थ रूप में 3 प्रकार की शासन प्रणाली बताई, राजतंत्र, कुलीन तंत्र, प्रजातंत्र। जरा समझें, राजतंत्र, कुलीन तंत्र, प्रजातंत्र। ये स्वस्थ रूप इसलिए है कि जब एक व्यक्ति का शासन होता है और वह न्याय और सार्वजनिक हित पर आधारित होता है तो उसे राजतंत्र कहते हैं। कुछ व्यक्तियों का शासन होता है, अगर वह न्याय और सार्वजनिक हित पर आधारित होता है तो उसे कुलीन तंत्र कहते हैं। अनेक व्यक्तियों का शासन होता है, यदि वह न्याय और सार्वजनिक हित पर आधारित है तो उसे प्रजातंत्र की संज्ञा दी जाती है। ये तीनों स्वस्थ रूप हैं, ये तीनों ही वैध शासन प्रणालियाँ हैं। तीनों की तीनों वैध शासन प्रणाली है। मैंने यहाँ लिखा ना वैध अवैध। वैध शासन प्रणाली राजतंत्र, कुलीन तंत्र और प्रजातंत्र। ठीक है बेटा। इसके बाद में 3 विकृत रूप बताए हैं या 3 प्रकार की
अवैध शासन प्रणाली बतलाई है सिसरो ने। राजतंत्र का विकृत रूप हो जाता है निरंकुश तंत्र। क्यों? क्योंकि राजतंत्र के अंतर्गत एक व्यक्ति का शासन होता है, लेकिन वह न्याय और सार्वजनिक हित पर आधारित होता है। अगर यही एक व्यक्ति का शासन न्याय पर आधारित नहीं हो, सार्वजनिक हित पर आधारित नहीं हो, तो वह निरंकुश तंत्र बन जाएगा, मतलब स्वस्थ रूप से विकृत रूप हो जाएगा। राजतंत्र का निरंकुश तंत्र, राजतंत्र का विकृत रूप निरंकुश तंत्र है। एक व्यक्ति का शासन होगा दोनों, राजतंत्र में निरंकुश तंत्र में भी। दूसरा है जब कुछ व्यक्तियों का शासन होता है, अगर न्याय पर आधारित है, सार्वजनिक हित में है, तो कुलीन तंत्र कहलाएगा, जिसको कि वैध शासन भी कहते हैं। लेकिन जब कुछ व्यक्तियों का ही शासन न्याय पर आधारित नहीं हो, सार्वजनिक हित में नहीं हो, तो इसे धनिक तंत्र की संज्ञा दी जाएगी। अर्थात यह कुलीन तंत्र के स्वस्थ रूप का विकृत रूप धनिक तंत्र बन जाएगा, जिसको कि अवैध शासन भी कहते हैं। तीसरा है अगर अनेकों व्यक्तियों का शासन न्याय पर आधारित है, सार्वजनिक हित में है, तो प्रजातंत्र कहलाएगा, और यह शासन का वैध रूप है। लेकिन जब अनेकों व्यक्तियों का शासन न्याय पर आधारित नहीं हो, सार्वजनिक हित में नहीं हो, तो इसे भीड़ तंत्र की संज्ञा दी जाएगी, और ये भीड़ तंत्र जो है प्रजातंत्र रूपी स्वस्थ शासन प्रणाली का विकृत रूप होगा। ये 3 स्वस्थ रूप हो गए, 3 विकृत रूप हो गए, 3 ये वैध रूप हो गए, 3 अवैध रूप हो गए। तो इस प्रकार से ये 6 प्रकार की शासन प्रणालियों का उल्लेख सिसरो ने जो है पोलिबियस की तरह ही किया है। पोलिबियस ने भी इन्हीं 6 प्रकार की शासन प्रणालियों को उल्लेख किया है, और अरस्तु ने भी इन 6 शासन प्रणालियों का ही उल्लेख किया है अपनी रचना पॉलिटिक्स में। ये आपको ध्यान में रखना है ना। संविधानों का व्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप में वर्गीकरण सबसे पहले अरस्तु के द्वारा ही किया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। छठा, जस्टिस, न्याय। बेटा न्याय के बारे में प्लेटो ने भी लिखा है, अरस्तु ने भी लिखा है। प्लेटो ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी प्रकृति, क्षमता, योग्यता के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार अपने अपने काम को करना चाहिए। दार्शनिक शासक वर्ग अपना काम करे, सैनिक वर्ग अपना काम करे, उत्पादक वर्ग अपना काम करे। जिस व्यक्ति की जो योग्यता है, क्षमता है, जो स्वभाव, उसके अकॉर्डिंग अपना काम करता है, वह व्यक्ति न्यायी है। 3 वर्ग बताए थे प्लेटो ने, दार्शनिक, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग, उत्पादक वर्ग। 3 वर्ग ईमानदारी से अपना अपना काम करेंगे तो वह राज्य न्यायी होगा। तो प्लेटो ने न्याय का कुछ अलग अर्थ बताया, जबकि सिसरो इसका अलग अर्थ बता रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि प्लेटो ने भी न्याय पर लिखा है, अरस्तु ने भी न्याय पर लिखा है, रोमन राजनीतिक विचारक भी न्याय पर लिख रहे हैं, मध्य के राजनीतिक विचारक भी न्याय पर लिखेंगे, आधुनिक राजनीतिक विचारक भी न्याय पर लिखेंगे हैं, और समकालीन राजनीतिक विचारक भी न्याय पर लिख रहे हैं। तो न्याय की जो अवधारणा है, ये एक ऐसी अवधारणा है जिसके ऊपर प्राचीन समय से लिखा जा रहा है। न्याय संबंधी विचार की चर्चा करते हैं तो न्याय उस प्राकृतिक कानून के अनुसार आचरण करने में निहित है जो कि सद्विवेक का आदेश है। सिसरो क्या कह रहे हैं? न्याय उस प्राकृतिक कानून के अनुसार आचरण करने में निहित है जो कि सद्विवेक का आदेश है। प्राकृतिक कानून के अनुसार आचरण करने में, तो प्राकृतिक कानून की चर्चा स्टोइकवाद के द्वारा कर दी गई थी, एपिक्यूरियनवाद के द्वारा कर दी गई थी। इसका मतलब रोमन राजनीतिक विचारकों के ऊपर एपिक्यूरियनवाद का प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ा है और स्टोइकवाद का भी प्रभाव पड़ा है। ये जो बात कही गई है ये इमैनुएल कांट के नैतिक आदेश के समान है। आगे चल कर के इमैनुएल कांट ने अपने जो विचार दिए हैं और उसमें जो है न्याय का अर्थ बताते हुए इमैनुएल कांट ने कहा है कि नैतिक आदेश ही न्याय है। बस इतना ही पर्याप्त है। इसमें 7वां है दास्ता। बेटा दास्ता के बारे में अरस्तु ने भी अपनी रचना पॉलिटिक्स में लिखा है, और अरस्तु ने दास्ता के 2 प्रकार बताए हैं, स्वाभाविक दास्ता, वैधानिक दास्ता। स्वाभाविक दास्ता कि कुछ लोग जन्म से ही मंदबुद्धि के होते हैं। वैधानिक दास्ता युद्ध में जो हार जाते हैं उनको जो है दास बना दिया जाता है। बाकी तो मैंने अरस्तु का दास्ता का सिद्धांत अपलोड कर दिया है। यहाँ पर हमें अरस्तु को नहीं समझाना है बल्कि सिसरो को समझाना है। तो दास्ता संबंधी विचार की बात आती है तो सिसरो ने दास्ता के सिद्धांत को अस्वीकार किया, अरस्तु की तरह दास्ता के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया। सिसरो ने मानव स्वभाव की स्वाभाविक समानता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। मतलब सिसरो ने मानव स्वभाव की स्वाभाविक समानता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, जबकि अरस्तु ने मानव स्वभाव की स्वाभाविक असमानता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अरस्तु ने कहा कि कुछ व्यक्ति जन्म से ही मंदबुद्धि के होते हैं, कुछ व्यक्ति जन्म से ही बुद्धिमान होते हैं। तो स्वाभाविक असमानता का सिद्धांत दिया था अरस्तु ने, लेकिन सिसरो मानव स्वभाव की स्वाभाविक समानता के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है
अरस्तु सिसरो से अलग रूप में अपने विचार देते हैं और सिसरो दासता के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते हैं, इसको अस्वीकार करते हैं। बस इतना ही बहुत है। 8वां है कानून संबंधी विचार। यस बेटा, कानून की चर्चा प्लेटो ने भी अपनी रचना लाओज़ में की है और अरस्तु ने भी अपनी रचना पॉलिटिक्स में की है। अब सिसरो क्या कह रहे हैं इसके बारे में? सिसरो ने अपनी रचना डी लेगिबास में कानून संबंधी विचारों को उल्लेख किया है। सिसरो के कानून संबंधी विचारों का प्रेरणा स्रोत स्टोइकवाद है। स्टोइकवाद क्या है ये मैंने आपको समझा दिया है। सिसरो ने कहा है कि कानून के अंतर्गत एक समाज होने के अतिरिक्त एक राजनीतिक समाज अन्य कुछ नहीं है। क्या? कानून के अंतर्गत एक समाज होने के अतिरिक्त एक राजनीतिक समाज अन्य कुछ नहीं है। अब ज़रा देखिएगा क्या करें सिसरो, कानून के अंतर्गत एक समाज होने के नाते या होने के अतिरिक्त एक राजनीतिक समाज अन्य कुछ नहीं है। सिसरो ने 2 प्रकार के कानून बताए, प्राकृतिक कानून, राज्य निर्मित कानून। प्राकृतिक कानून को सिसरो ने राज्य निर्मित कानून से श्रेष्ठ बतलाया है। सिसरो ने कानून का अर्थ बताते हुए कहा है कि कानून उच्चतम बुद्धि है, यह प्रकृति में प्रतिष्ठित है और हमें करने योग्य कार्यों का आदेश देता तथा न करने योग्य कार्यों को रोकता है। करने योग्य कार्यों का आदेश देता है और न करने योग्य कार्यों को रोकता है। यही कानून है। किसके अनुसार? सिसरो के अनुसार। सिसरो ने कानून को व्यवहारिक विवेक की संज्ञा दी है। नोट करें, सिसरो ने कानून को व्यवहारिक विवेक की संज्ञा दी है। ठीक है बेटा, बस इतना पर्याप्त है एग्जाम की दृष्टि से। अंतिम 9वां है मानव की प्राकृतिक समानता का विचार। नोट करो, मानव की प्राकृतिक समानता का विचार। बेटा, सिसरो का जो 9वां विचार है वो क्या है? मानव की प्राकृतिक समानता का विचार। मानव की जिस प्राकृतिक समानता की बात सिसरो ने की है, इसका प्रेरणा स्रोत स्टोइकवाद है। स्टोइकवाद, मैंने आपको पहले कहा था कि सिसरो के ऊपर स्टोइकवाद का प्रभाव ज़्यादा पड़ा है। तो इसका प्रेरणा स्रोत स्टोइकवाद हो गया। सिसरो ने स्पष्ट कहा है प्रकृति में मानव जाति की तरह अन्य किसी जाति में इतनी समानता नहीं पाई जाती है। मतलब सिसरो का कहना है कि मानव में प्राकृतिक रूप में समानता पाई जाती है। मानव में प्राकृतिक रूप में समानता पाई जाती है। जाति, भाषा, धर्म इत्यादि का जो भेदभाव है वह केवल दिखावा मात्र है। वास्तविकता ये है कि मानव मानव में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। तो सिसरो मुख्यतः मानव की प्राकृतिक समानता की बात करते हैं कि मानव में किसी भी रूप में कोई भेदभाव नहीं है, कोई असमानता नहीं है। स्टोइकवाद, एपिक्यूरियनवाद ने तो विश्व बंधुत्व की बात की थी। उसी विश्व बंधुत्व की भावना के आधार पर सिसरो ने भी मानव की प्राकृतिक समानता का अपना विचार दिया है। इसलिए सिसरो के मानव की प्राकृतिक समानता के विचार का जो प्रेरणा स्रोत है वो स्टोइकवाद है। ठीक है बेटा, तो ये सिसरो के 9 प्रमुख राजनीतिक विचार हो गए। मुझे विश्वास है आप सिसरो के राजनीतिक विचारों को
इन 9 बिंदुओं के आधार पर बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।